हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो, पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ये पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, दो केस, एक केस एक्सियल पॉइंट और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। और साथ में टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। चलो, डाइपोल होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा एक डाइपोल। चलो, कंसीडर कर लिया। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए। और O को मान लेते हैं इसका सेंटर। लेट माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। सो AO इज इक्वल टू हो जाएगा A और BO इज इक्वल टू हो जाएगा A, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? तो ध्यान से समझना, ऐसी लाइन जो तुम्हें क्रॉस करे ऐसी लाइन जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और इसके सेंटर से जा रही हो, ठीक है, ऐसी लाइन को बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। और इस लाइन पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उस पॉइंट को बोला जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट। बोलो क्लियर? यही वो पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्जेस के वजह से बन रहा होगा, तो आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। और उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम निकाल कर वेक्टर सम कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकल जाएगा। तो वही करना है बच्चों। मान लेते हैं ये पॉइंट पी सेंटर से आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी का इस चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो डिस्टेंस तो पता होना चाहिए। चलो, तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या दोनों सेम आएंगे? क्यों? इसको पाइथागोरस से निकालो बच्चों। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं देख लूं थोड़ा सा वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं। चलो, ध्यान देना बच्चों, दोनों इक्वल हुए। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज मान सकते हैं E1 लाइक दिस? क्यों बच्चों? मान सकते हैं ना? क्यों? रेडियली इनवर्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज E2 मान लें, रेडियली आउटवर्ड। चलो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों को वेक्टर एडिशन के साथ ऐड करना होगा तभी रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। दोनों साइड इक्वल है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम इनको पैरेललोग्राम लॉ से देखें, एक वेक्टर वेक्टर ए और एक वेक्टर वेक्टर बी, दोनों को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड हम मान लेते हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो इनको इनसे पास होके ऐसे ओरिजिन से निकलता है, ठीक है। ऐसा हमने क्लास 11th में पढ़ा था। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मान लें कि इस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल वेक्टर कंसीडर कर लें जो एक्सिस के पैरेलल हो इनके, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। कैसे आया सर? ध्यान से बना, ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये थीटा, ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा अपना पढ़ा था क्लास 9 10 में मैथ में, ठीक है। चलो, अब ध्यान देना यहाँ पे। सो
E1 के 2 कंपोनेंट और E2 के भी 2 कंपोनेंट। ऐसा क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि अगर पढ़ा नहीं था, चलो नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं है, यहाँ पे पढ़ रहा हो ना, समझा रहे हैं, ठीक है, समझो, ध्यान से समझना। अगर कोई वेक्टर कोई भी से एकदम समझ लेना, ठीक है, अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कोई एंगल बनाता है, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक जिस लाइन से एंगल बना रहा होता है उसके एलोंग निकाल दो ए साइन ए कॉस थीटा, ठीक है, और इसी लाइन के जिस लाइन के एंगल बना रहा है उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, ठीक है, 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये एक्स एक्सिस और ऊपर वाई एक्सिस, बट ना ही एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ना ही वाई एक्सिस की तरफ, ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे, ठीक है। तो उसका एक वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है उसको आगे ले जा रहा होता है अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस ऊपर ले जा रहा होता है, तभी तो वो आगे ऐसे जा रहा है। 2 तरह की वेलोसिटी है उसके पास, एक उसको आगे ले जाने में और उसको ऊपर उठाने में, ठीक है। चलो ऐसे ही कोई वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलो कोई भी दुनिया का वेक्टर होगा, अगर हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कुछ एंगल पे जा रहा होगा, ठीक है, तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है, तभी उस वेक्टर का इफेक्ट दोनों डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। चलो तो इस E1 का जो इफेक्ट होगा 2 डायरेक्शन में होगा, एक इस लाइन के अलोंग E1 cos थीटा, और एक नीचे ले जा रहा है, तो नीचे ले जाने वाला जो इफेक्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये होगा E1 sin थीटा। चलो इन द सेम वे E2 के भी 2 कंपोनेंट होंगे इस लाइन के अलोंग E2 cos थीटा, और ऊपर यानी कि वर्टिकली अपवर्ड, तो ऊपर वाला ये मान लेते हैं, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। क्लियर? ओके, सो आधा काम खत्म हो गया। ध्यान से समझना, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट और इक्वल भी है। कैसे? E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू कितना आएगा, क्या दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इन पर इस पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। चलो मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल हो गए, यानी कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, so they will cancel each other, so they will cancel out, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलो कैंसिल आउट हो गए, तो बचे कौन, ये 2 कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चलो तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और नया वेक्टर क्वांटिटी हमें मिल जाएगा एट पॉइंट P पर, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन राइट net electric field at P is E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चलो क्या E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, सो दोनों इक्वल हैं तो 2 टाइम्स E1 cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। चलो सो 2E1 ये रख दो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस ट्रायंगल में ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में, दोनों में किसी में भी, ये जो थीटा है इसके लिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो क्लियर। चलो पुट हियर ए अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो ये हो जाएगा पूरा के क्यू, 2 को मैं यहाँ पे लिख दूं 2a अपॉन, यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम है, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, सो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2, तो क्या मैं यहाँ पे होल पावर 3/2 लिख दूं, बोलो। चलो ऐसा लिखने से
ई एट इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया के पी अपॉन क्यू इंटू टू ए, डाइपोल मोमेंट माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिख देना वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू टू वेक्टर ए। ठीक है, ऐसा हमने कल तो पढ़ा था। चलो, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, ये हो गया ई एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बट अगर हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट या कहें एंटी पैरेलल, वेक्टर पी के क्या है, एंटी पैरेलल या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। चलो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोजिट के लिए हम लगा सकते हैं माइनस। सो के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, पी कैप लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। पी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर पी। बोलो क्लियर। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड, चलो अब कुछ नोट पॉइंट याद रखना, नोट कर लेना इसको पॉज करके। कुछ नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट, सिंस ई एट एक्सियल पॉइंट, या फर्स्ट नोट पॉइंट ये याद रखना, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का एकदम से स्मॉल हो जाए, स्मॉल हो जाए एकदम से small। मतलब ए इज वेरी वेरी लेस देन आर हो जाए। अच्छा, टू ए स्मॉल हो जाएगा तो ए और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, आर से एकदम से स्मॉल। अच्छा, ए स्मॉल है, लाइक ए इज इक्वल टू अगर मान लेते हैं 0.01 है और आर इज इक्वल टू 2 है, तो ए स्क्वायर कितना आएगा, 0.0001, और आर स्क्वायर कितना आएगा 4। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाल दें, तो कितना आएगा 4.0001। बोलो क्लियर। क्या मैं इसको अप्रोक्स 4 ही तो लिख सकता हूँ। बोलो क्या कुछ चेंज हुआ। एक पूरी बाल्टी पानी भरी है, उसमें एक बूंद पानी और ऐड कर दिए, तो क्या उसका हाइट बहुत बढ़ा जाएगा, जिसमें हम लोग डूब जाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएगा तो नहीं ना। जैसे एक बाल्टी पानी में एक बूंद पानी डाल दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या एक बूंद पानी निकाल दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो यहाँ पर भी वही केस है कि अगर ए इज लेस देन आर है, वेरी वेरी लेस देन आर है, सो ए स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर के कंपेयर में क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसको मान सकते हैं 0। ऐसा करने से क्या हो जाएगा सर, ऐसा करने से गलत हो जाएगा ना। देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी neglected as compared to r square. Therefore, E at equatorial is equal to, for short dipole, kp upon आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 आया था, तो ए स्क्वायर हटा देंगे तो आर स्क्वायर होल पावर 3/2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। सो के पी, सो ई एट इक्वेटोरियल मिल जाएगा के पी अपॉन आर क्यू। बोलो क्लियर है। चलो ठीक है, क्लियर है तो सेकंड नोट पॉइंट क्या ये होता है एक्सियल पॉइंट पर, ई एट एक्सियल पॉइंट के टू पी अपॉन आर क्यू। क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं 2 kp अपॉन आर क्यू। अच्छा, kp अपॉन आर क्यू ई एट इक्वेटोरियल है, सो वी कैन राइट ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। बोलो क्लियर। चलो क्लियर है, यानी कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस वो 2 टाइम होगा ई एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अच्छा, एक बात और, एक्सियल पॉइंट पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन अलोंग द पी, यानी कि वेक्टर पी के अलोंग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पैरेलल टू द वेक्टर पी, मतलब वेक्टर पी के ही अलोंग, जिस डायरेक्शन में वेक्टर पी जा रहा है उसी डायरेक्शन में ई का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, बट इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, एंटी पैरेलल टू वेक्टर पी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अगर स्टडी करना है तो उसका डायरेक्शन हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट टॉपिक, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो क्या होता है। चलो, तो उस पर लगता है एक टॉर्क। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो रोटेट होगा। रोटेट होगा, सर ये कैसे, चलो इसको समझते हैं। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हमें कंसीडर करना होगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। पैरेलल एरो से हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, इसमें हम एक छोटा सा डाइपोल रख दे रहे हैं, मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट बी पर रखा है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मान लें। ठीक है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 2a मान लेते हैं, और इसका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर p ऐसे है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगा, उसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल थीटा। चलो, अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे ही इस डाइपोल को रखेंगे इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो जाहिर सी बात है इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, चलो वो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन निकाले कुछ इस तरीके से, along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो, नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा ऐसे। ओ, अब ध्यान दे रहा है यहाँ पे, क्या दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है? क्या दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है? क्या दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल है? चलो, इतना अगर समझ आता है, ध्यान से समझना। ये है, मान लेते हैं डाइपोल, एक फोर्स इस एंड पे लग रहा है लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान से देखना, क्या होगा, ये रोटेट होगा। चलो, अब ध्यान देना पे, जब भी ऐसे दो फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे हो जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, इन ये दोनों फोर्सेस एक साथ मिलके बनाते हैं एक कपल। ठीक है, और वो कपल क्या करता है, एक टॉर्क एक्सर्ट करता है उस बॉडी पर। ठीक है, जो उस बॉडी को क्या करता है, रोटेट कराता है। ठीक है, सो फोर्स ऑन चार्ज नेगेट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू F is equal to QE, and force on charge minus Q, F is equal to minus QE। बोलो क्लियर? चलो, वेक्टर फॉर्म, these two forces these two forces are equal and opposite, are equal and opposite, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। सो सो दे टुगेदर, सो दे टुगेदर फॉर्म ए कपल। चलो, कपल बनाएंगे which exerts a torque ऑन डाइपोल, जो डाइपोल पर क्या लगाएगा, एक टॉर्क लगाएगा, और वो टॉर्क कितना होगा, आइदर फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम फोर्सेस। ओके, क्लास 11th में पढ़े थे ना? ठीक है, नहीं पढ़े थे तो ये फॉर्मूला याद रखना। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स, और जैसे दो फोर्सेस हैं तो उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस
चलो भाई क्लियर है। फोर्स फोर्स कितना क्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस ये क्या है, ध्यान से समझना। ये डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच का 2a, ये इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बनाओ और उन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो, ये डिस्टेंस कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से समझना, ये ए बी और इसको मान लेते हैं सी, यानी कि बी सी, बी सी और बी सी कितना होगा, बी सी, तो ये है परपेंडिकुलर, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। सो इन दिस ट्रायंगल वी कैन राइट sin थीटा is equal to BC upon 2A. So BC is equal to 2A sin theta. बोलो क्लियर, चलो। So put here 2A sin theta. So Q into 2A हो जाएगा P E sin theta. इसका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है वो कितना होगा, Q2 वेक्टर A, ऐसा हमने तो पढ़ा ही है, ठीक है। चलो ये हो गया टॉर्क, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एज यू नो P यानी कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे, ध्यान से माना, अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, और ये जो एन कैप है इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर है, ठीक है। चलो ऐसे ही ध्यान से माना, अगर ऐसे लिखा है ऐसे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सो वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्लियर, ध्यान से बना। अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड, चलो राइट हैंड सबके पास होगा आई होप। मान लेते हैं ये डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे होता ये है, जैसे ही डाइपोल को रखते हैं जो टॉर्क इस पे लगता है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको क्या करना है, राइट हैंड के सारी फिंगर्स को, थंब को ऐसे करके, ठीक है, सारी फिंगर्स को पी से ई के तरफ ले जाओ, पी से ई के तरफ, ठीक है, पी से ई के तरफ घुमाना है ऐसे। थंब किधर डायरेक्टेड है, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ओके। चलो वही टॉर्क का डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन जो होगा टॉर्क का इस पॉइंट पर, इसके अंदर जो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, ये जो टॉर्क, ये जो डाइपोल है जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा उस एक्सिस के अलोंग, उस एक्सिस के अलोंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा अगर मान लेते हैं उस डाइपोल को ऐसे रख देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस केस में क्या होगा, पी से ई की तरफ जाना है तो बाहर की तरफ, ठीक है ऐसे होगा। इसके एक्सिस के अबाउट, ये जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा उस एक्सिस के अलोंग ये बाहर की तरफ होगा ऐसे, ठीक है आपकी तरफ। चलो समझ आ गया, आई होप समझ आ गया होगा। सो ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ टॉपिक जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो आपका काम ये है कि इसको दोबारा से प्रैक्टिस करना, दोबारा से ना समझ आए तीसरी बात भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप हर एक स्टेप समझ आ गया होगा। अगर कोई स्टेप ऐसा है जो नहीं समझ आया है तो यू कैन कमेंट, ठीक है, और मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो बाय।